आखिर क्यों अब तक यूएसए ईरान को हरा नहीं पाया? ईरान इतने टाइम तक, लगभग 2 ढाई महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, ईरान को अब तक यूएसए स्टेबल नहीं करवा पाया। वहाँ यूएसए द्वारा कई कोशिशें की गई थी। 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी जी का असासिनेशन करवा करके वहाँ की गवर्नमेंट को रिजीम चेंज करने की कोशिश की गई थी, परंतु वो प्लान यूएसए का फेल हो गया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों ईरान है जो वो एक ऐसी ज्योग्राफी पे है, एक वर्ल्ड के एक ऐसे पार्ट में लाई करता है जहाँ पे यूएसए ईरान को हरा नहीं पा रहा है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आयुष, लेकर के आया हूँ एक और एनालिसिस, व्हाई यूएसए इज नॉट एबल टू डिफीट ईरान टिल नाउ। सो सबसे पहला रीज़न है आपका, ईरान यूज़ कर रहा है कम कॉस्टली ड्रोन्स, मिसाइल्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स का और अंडरग्राउंड बेसिस का। जिसमें क्या होता है कि यूएसए के द्वारा तो काफ़ी बड़ी बड़ी मिसाइल्स हो गई, कॉस्टली हैं, जो उनका यूज़ किया जा रहा है, बट ईरान क्या कर रहा है, छोटे ड्रोन्स हो गए, कम कॉस्टली मिसाइल्स हो गई, प्रॉक्सी ग्रुप्स हो गए उसके, उनका यूज़ कर रहा है। दूसरी गलती यूएसए ने क्या कर दी, यूएसए ने जब सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनी जी का असैसिनेशन किया, तो उसके बाद क्या हुआ, जो आईआरजीसी है, ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जो इनकी जो पावर्स थी, जो इनके मिलिट्री बेसिस थे, वो एक तरह से डाइवर्सिफाई हो गए। अब एक जगह पे कंट्रोल नहीं रहा है, सिंगल कंट्रोल नहीं रहा है कि यहाँ से ऑर्डर आएगा तब जाकर वो अटैक करेंगे। एक तरह से डाइवर्सिफाई पूरे ईरान में फैल रखे हैं, उनके बेसिस बन रखे हैं कि यहाँ से अब हम हमला करेंगे, यहाँ से ये अटैक होगा, यहाँ से अटैक होगा। कोई किसी को पूछ के सिंगल ऑर्डर पे किसी काम नहीं चल रहा है। दूसरा पॉइंट है ईरान की ज्योग्राफी। ईरान है जो एक तरह से माउंटेनियस एरिया में लाई करता है, जिससे कि पूरा इन्वेजन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यूएसए के लिए। तीसरा मेन रीजन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान चोक करके बैठा है, जो कि वर्ल्ड का 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई को कंट्रोल करता है और 55% ऑफ द इंडियन ऑयल गैस सप्लाई को कंट्रोल करता है। और वर्ल्ड के 20%, तो कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होगा अगर ईरान के साथ में यूएसए का ज़्यादा बड़ा वॉर चलता है। तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंटली या लंबे टाइम तक बंद रखेगा। तो अभी आप देखते होंगे ईरान, इंडिया में नहीं, कई कंट्रीज़ में हमें ऑयल गैस के जो प्राइजेस हैं उनमें हाइक को देखने को मिला है। और दूसरा रीज़न है गल्फ कंट्रीज अनस्टेबल हो गई हैं तब से। यूएई, दुबई में आपने देखा होगा कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यार हम इंडिया छोड़ के क्यों आए, क्योंकि वहाँ पे जाना अब तक क्या था कि दुबई जाएंगे, वहाँ आराम करेंगे, वहाँ बहुत बढ़िया है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सुकून है। तो कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज अनस्टेबल हो गई हैं, और ये यूएसए के लिए एक तरह से निगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट वो यूएसए पे अटैक नहीं कर रहा है, यूएसए ईरान पे अटैक कर रहा है और ईरान रिटेलिएट कर रहा है गल्फ कंट्रीज पे, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, इन पे, तो कहीं ना कहीं फिर यूएसए के रिलेशन इन गल्फ कंट्रीज के साथ में कहीं ना कहीं फिर थोड़े से बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अटैक यूएसए कर रहा है और रिटेलिएशन मिल रहा है गल्फ कंट्रीज को। चौथा मेन कारण है रिजीम चेंज इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि वहाँ के लोग क्या हैं, वहाँ के लोग जैसे गवर्नमेंट का तो खिलाफ थे ही जब तक अयतुल्ला अली खमेनी का असैसिनेशन नहीं हुआ था, पर जैसे ही उनका किल करवाया यूएसए ने, फिर वहाँ के लोग यूनाइट हो गए कि हम भले ही अपने देश में एक तरह से क्या विद्रोह कर लेंगे, मतलब गवर्नमेंट से हम ना खुश हैं, पर कोई बाहर काम पे हमला करे ये हमें बर्दाश्त नहीं है। एक ये रीज़न भी है। इसके बाद दूसरा मेन रीज़न ये है कि मिलिट्री टारगेट्स जो ईरान में है आईआरजीसी के, उन्हें टारगेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एज पर टारगेट करना किस गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चेंज करना आसान है, पर जो मिलिट्री है उसको कंट्रोल करना, उसके बेसिस को कंट्रोल करना, उन पे कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। पांचवा मेन कारण है ईरान का अब तक शांत डिकेड से वो अपने आप को बिल्ड कर रहा है। उसने अंडरग्राउंड बेसिस बना रखे हैं, मिसाइल्स की उसने सिटीज़ बना रखे हैं भाई, अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड हिडन फैक्ट्रीज हैं उसकी। ड्रोन नेटवर्क, ईरान ड्रोन नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। रीजनल अलाइज हैं उसके, लेबनान हो गया, इराक हो गया, यमन हो गया, सीरिया में आपके हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज़, ये सारे हैं। छठवां मेन रीज़न है कि रिटेलिएशन गल्फ कंट्रीज़ को मिल रहा है, और इकोनॉमी है जो गैस ऑयल सप्लाई है, इन पे, वर्ल्ड ट्रेड पे, इस पे अफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए ये वॉर इतना लंबा चल रहा है, नहीं तो क्या पता यूएसए ईरान के साथ में क्या करता। फिर सबसे मेन सातवां पॉइंट है, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया है वोटर्स हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा यूएस आर्मी को फालतू में, मतलब ऐसे ही वॉर्स में। और कहीं ना कहीं अब आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा सोल्जर्स तो नहीं, पर मतलब फिर भी कितना डिफेंस का जो उनका इंफ्रा है वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है। मिसाइल्स हो गई, डिफेंस सिस्टम्स हो गए, और अभी तो यूएसए ने आर्मी नेवल कॉम्बैट को भी वहाँ पे भेजा है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पे भी प्रेशर है कि ज़्यादा जो अपनी आर्मी है, मिलिट्री है, उसको वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना। और एक और कारण क्या हो सकता है कि जब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनी की जब डेथ हुई, तो वहाँ के लोग एक तरह से यूनाइट हो गए और काफ़ी लोग खिलाफ हो गए यूएसए के। तो फिर यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप को लगा यार कि यहाँ की जो जनता है ये तो इनकी सपोर्ट में है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ तो फिर अपोज मेरे को ही मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पे फिर ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सबसे मेन कारण है रसिया का इनडायरेक्टली सपोर्ट टू द ईरान। रशिया इनडायरेक्टली इंटेलिजेंस हो गया, आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग में हो गया, सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन हो गया, और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जनरल असेंबली हो गया, इनमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट करना। रशिया ही नहीं, चाइना भी इसमें ईरान का साथ देता है।
जैसे यूएसए कोई बिल पास करता है, बिल लाता है यूएन में ईरान के अगेंस्ट कि ईरान ने पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड ट्रेड को अफेक्ट करके रखा है, तो ये दोनों फिर अपना वीटो लगा देते हैं, रशिया और चाइना। तो फिर कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे भी ईरान सेफ है एक तरह से। मेन अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अभी ट्रिप किया था उन्होंने, तो रशिया गए थे, तो उन्होंने वहाँ रशिया के जो पुतिन है, प्रेसिडेंट है, उनको थैंक यू बोला था। अब थैंक यू क्यों बोला था उन्होंने, क्या क्या सपोर्ट किया उनको, इंटेलिजेंस सपोर्ट हो गया, सैटेलाइट सपोर्ट हो गया, इमेजेस दी होंगी, तभी तो ईरान ने इतने एक्यूरेट टारगेट्स हिट किए हैं। गल्फ कंट्रीज़ में हो गया आपका, कई सारे शिप्स हो गया। और जब रशिया का वॉर चल रहा था यूक्रेन के साथ में, तो ईरान के द्वारा रशिया को सपोर्ट किया गया था ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, तो ड्रोन्स दिए थे उसने उसको, क्योंकि उस समय रशिया था जो वो ड्रोन में इतना ज़्यादा उसका कंट्रोल नहीं था। ईरान के द्वारा में ड्रोन दिए गए थे रशिया को, और अब रशिया ने उन ड्रोन्स को डेवलप करके और बढ़िया डेवलप करके ईरान को वापस कर दिया एक तरह से। तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ से भी रशिया का उसको सपोर्ट मिल गया इनडायरेक्टली। ये सारी चीजें इनडायरेक्टली चल रही हैं, डायरेक्टली नहीं चल रही हैं। ऑन फील्ड ये सारी चीजें नहीं चल रही हैं। अब आप पूछेंगे रशिया इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है ईरान को, तो पहली बात है ये दोनों के दोनों एक क्लास के ऐसे लड़के हैं जिन्हें क्लास से बाहर कर दिया गया है, जिन पे यूएस द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। ईरान पे भी सैंक्शन है, रशिया पे भी सैंक्शन है। फिर दूसरी बात क्या है, ईरान ने रशिया को ड्रोन दिए थे यूक्रेन वॉर में, फिर यहाँ से भी दोनों एक तरह से भाई भाई बन गए। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी मिडिल ईस्ट में जो यूएसए का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गल्फ कंट्रीज़ हो गया आपका, इस सारे कंट्रीज़ में यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं फिर रशिया को और बढ़िया कि भाई चलो इसका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम तो होगा यहाँ पे। चौथा मेन रीज़न है, ये दोनों के दोनों यूएसए के जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसका एकदम डायरेक्ट अपोज करते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो रशिया है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वॉर में ईरान के साथ में। क्यों? क्योंकि उसकी खुद ही यूक्रेन के साथ लड़ाई लगी पड़ी है, और जब से यूएस द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पे, तब से तो और ज़्यादा उसको अफेक्ट पड़ा है रशिया पे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ऐसा बैटल फील्ड बन गया है, यूएस की वॉर चल रही है ईरान के साथ में, और ईरान को सपोर्ट कर रहा है रशिया। रशिया की वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ में, और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे डायरेक्ट वॉर में ईरान के साथ में, और इनडायरेक्टली यूक्रेन के साथ में। रशिया डायरेक्टली यूक्रेन के साथ में और इनडायरेक्टली ईरान के साथ में। तो यहाँ पे ये लूप बन गया इनका। तो यहाँ से क्या चल रहा है, फिर यूएसए जैसे यहाँ इसको वेपन दे रहा है, अब उसने कहीं ना कहीं यूक्रेन को वेपन देना भी कम कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की वॉर चल रही है यहाँ। अब रशिया है, जो रशिया अब तक तो जैसे सपोर्ट कर रहा होगा उसको, अब रशिया मतलब अब रशिया उसको ज़्यादा सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता ईरान को, क्योंकि उसकी खुद की लड़ाई लड़ी पड़ी है यूक्रेन के साथ में। तो कहीं ना कहीं बोलने का ओवरऑल मतलब ये है कि सब कंट्रीज को अपना फायदा देखना है। कोई भी कंट्री डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। चाइना आपने देखा, रशिया आपने देखा, आप सुनते रहे होंगे, चाइना रशिया दोनों ईरान के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं दिखाया गया, इनडायरेक्टली सपोर्ट दिखाया गया। चाइना ने भी सपोर्ट दिखाया है कि उसने ऑयल वहाँ से ईरान से उसका आ ही रहा है, और रशिया ने भी वहाँ से इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, वहाँ से सर्वेलांस हो गया, उसका भी सपोर्ट दिखाया है। और भारत ने यहाँ पे कैसा रोल प्ले किया है, भारत ने यहाँ पे एक तरह से बोलते तटस्थता वाला, कि हम न्यूट्रल है भाई, हम यूएस के साथ में थोड़ा थोड़ा खेल लेते हैं, इसी साथ में थोड़ा थोड़ा खेल लेते हैं ईरान के साथ में। और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है जो, उसने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, उसने भी मीडिएटर का रोल प्ले किया है, और मीडिएटर का रोल प्ले करवाया गया है यूएसए के द्वारा। तो आप देखेंगे कि यूएसए ही वॉर को शुरू करवा रहा है, और यूएसए ही वॉर को खत्म करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने शुरू करवाया था ये जान के कि शुरू करवा देंगे इसको, यहाँ पे गवर्नमेंट हटा देंगे, रिजीम चेंज करवा देंगे, यहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट बिठा देंगे जो कि हमारा भी सपोर्ट करेगी। अब ये शुरू तो करवा दी, अब वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो फिर पाकिस्तान को बोला भाई कुछ तो कर, मीडिएटर का काम कर, कुछ तो वॉर वगैरह रुकवा। तो फिर वहाँ से सारी चीज़ें चल रही हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टॉपिक क्या होगा दूसरा आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।